नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम अपने आईआर जो सिविक्स जीआईसी और जीडीसी दोनों बच्चों के लिए जो बेहद फ्रूटफुल है, तो उसमें हम अपना जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ब्रिक्स को लेकर के। क्योंकि जीआईसी वाले बच्चों के टॉपिक में तो क्षेत्रीय संगठन लिखा है, तो ब्रिक्स एक क्षेत्रीय संगठन ही है। तो बहुत संभावना है अभी 12-13 दिसंबर या 11-12 दिसंबर सॉरी सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है नई दिल्ली में। चौथी बार भारत मेजबानी कर रहा है, तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसके आने को लेकर के। हो सकता है कि आ जाए, आयोग पूछ ले। और जो जीडीसी वाले बच्चे हैं उनमें तो ब्रिक्स टॉपिक ही दिया हुआ है, तो बस 20 मिनट आप बने रहिए, तो ब्रिक्स को लेकर के कोई भी प्रश्न आएगा तो आप जो है करने में सहज रहेंगे। ये सारे हमारे बैचेज हैं, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। देखिए, जीडीसी के लिए संस्थान पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट सीरीज बैच चला रहा है और ये चल रहा है, तो ऐसे में आप लोग लेट ना करें। और हिस्ट्री वाले भी बच्चे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़े और अपनी सफलता को बेहतर करें। चलिए, प्रश्न पुनः हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिक्स का विस्तार इस समूह के विकास में एक नए चरण का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान परिदृश्य में ब्रिक्स के मजबूत और कमजोर पक्षों की चर्चा करनी है। तो ये अगर देखा जाए तो जीडीसी के लिए तो ठीक है, 12 अंक है। और अगर जीआईसी वाले बच्चे इसको करेंगे, जीआईसी वाले बच्चे इसको 25 अंकों में देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम पहले थोड़ा सा ब्रिक्स का परिचय देते हैं। और चूंकि आपको पता ही होगा कि अभी पीछे कुछ वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले ही ब्रिक्स का विस्तार हुआ और ब्रिक्स जो है क्या हो गया है। पहले ब्रिक था जब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना सदस्य थे। फिर दक्षिण अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया। और अब क्या हो गया है, तो अब हो गया है ब्रिक्स प्लस। तो प्लस में क्या है कि भाई 4 थे, यहां दक्षिण अफ्रीका जुड़ा तो 5 हो गए। अब यहां क्या है कि पुनः जो है 5+1, 5 एक बार में जुड़े और इंडोनेशिया भी हाल ही में जुड़ा है। तो ऐसे में टोटल मेंबर इसके कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप है। अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में ब्रिक शब्द गढ़ा था। तो ब्रिक शब्द गढ़ा था, पीटी में पूछा जा सकता है किसने, तो अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने। कब? 2001 में। और इसमें इन्होंने ब्रिक की कल्पना कर दी थी, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना की। उनका विश्वास था कि ये अर्थव्यवस्थाएं, कौन सी अर्थव्यवस्थाएं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, 2050 तक वैश्विक विकास की क्या होंगी, तो कुंजी होंगी। तो जिम ओनील का कहना था कि जो ब्रिक है, ये अर्थव्यवस्था, ये जो देश है, इनकी अर्थव्यवस्था 2050 तक किस स्थिति में आ जाएंगी, ये वैश्विक विकास की कुंजी के रूप में होंगे। 15वें शिखर सम्मेलन में मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और प्लस जो है बाद में इंडोनेशिया जुड़ता है। इंडोनेशिया अभी रिसेंटली जुड़ा है ये। और ये सब जो है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जुड़ते हैं। जैसे नए सदस्यों को शामिल किया गया, साथ ही 40 से अधिक देशों ने इसमें शामिल होने की क्या है, तो इच्छा व्यक्त की है। तो ब्रिक मतलब 4 से 5, 5 से 11 तक का जो सफर है वो हुआ है। और अभी इसमें 40 देश जो है वो इसकी सदस्यता को ग्रहण करने के लिए परेशान है, मतलब उन्होंने जो है अपनी इच्छा व्यक्त करी है। तो ये ब्रिक्स की महत्ता को दिखाता है कि किस तेजी से जो है ये विकास कर रहा है और इसमें कितने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देश हैं और निकट भविष्य में और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देश क्या हैं, वो जुड़ने वाले हैं। वर्तमान में ब्रिक्स प्लस के मजबूत पक्ष, क्योंकि अब ये क्या हो गया कि जब 5 प्लस ये जो 6 बाद में जुड़ गए,
तो ये जब 11 बना तो इसको इसको क्या कहा जाने लगा, ब्रिक्स प्लस। तो प्रश्न जो है ब्रिक्स प्लस पे है, ठीक है, कि जो ये मिलकर के जो 11 देश बने हैं तो इनका मजबूत पक्ष क्या है। तो आप देखेंगे कि व्यापक जनांकीय और आर्थिक महत्व पहला पॉइंट है। कैसे, तो इस संगठन के अंतर्गत विश्व की लगभग 46% जनसंख्या, मतलब इस संगठन के जितने देश हैं उनका यदि कुल जनसंख्या निकाला जाए तो करीब करीब 46% जनसंख्या जो है इन देशों में रहती है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो 35.6, मतलब 36% अर्थव्यवस्था का वाहक है कौन, ब्रिक्स, जिससे यह पूरे विश्व को क्या है, प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भाई अगर किसी के पास लगभग लगभग कोई संगठन ऐसा है जिसके पास दुनिया की आधी आबादी है, भाई यहाँ है 46%, तो अगर 46% मतलब लगभग लगभग आधी आबादी हो गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 36-37% अर्थव्यवस्था का योगदान केवल यही 11 देश मिलकर कर रहे हैं, 40% तक की भागीदारी। तो ऐसे में इस संगठन की महत्ता को दिखाता है, जिससे यह पूरे विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। G20 के मंच पर आप लोग को पता ही होगा कि जो G20 है वो विश्व के महत्वपूर्ण 20 देशों, 19 देशों प्लस यूरोपियन यूनियन है उसमें शामिल, तो 20वां हो गया, तो इन को रिप्रेजेंट करता है। तो G20 के मंचों पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी, क्योंकि इसके सदस्य क्या हैं, तो G20 के भी सदस्य हैं। और G20 की क्रमिक अध्यक्षता करने वाले 3 देश, अभी जो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण 20 देशों का संगठन है, तो उसकी अध्यक्षता करने वाले 3 क्रमिक देश कौन है, ब्रिक्स के सदस्य हैं। जैसे 2023 में भारत करता है, 2024 में कौन करेगा, किया ब्राजील किया, और 2025 में कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो G20 की जो अध्यक्षता हो रही है, मतलब विश्व के सबसे मजबूत देशों को अपने घर में बुला करके उसकी मेजबानी करना, तो क्या है कि ये ब्रिक्स देशों के महत्व को दर्शा रहा है कि भाई 23 में भारत कर रहा है, 24 में ब्राजील, 25 में दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र 2023 के अनुसार ब्रिक्स का यह विस्तार समावेशी बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता की भावना में ग्लोबल साउथ में सहयोग, एकजुटता और रणनीतिक साझेदारी को क्या करेगा, तो बढ़ावा देगा। मतलब ये जो हमारा प्रयास है, एक कि जोहान्सबर्ग घोषणा जो दक्षिण अफ्रीका में 2023 में जो ब्रिक्स जो आयोजन हुआ, ब्रिक्स का यह विस्तार जिसके तहत ये 5 देश लाए गए, तो उसमें क्या है कि हम बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता की जो हमारी भावना है कि भाई जो विश्व हो वो मल्टीपोलर हो, ऐसा नहीं है कि एक ध्रुवीय विश्व हो या द्विध्रुवीय हो, मल्टीपोलर हो, और उसमें जो हमारे ब्रिक्स के देश हैं वो अपनी खूब ठीक ठाक भूमिका निभाएं। ग्लोबल साउथ में हम सहयोग करेंगे, जो दक्षिण दक्षिण का सहयोग की बात होती है, और हम एकजुटता और रणनीतिक साझेदारी को क्या करेंगे, तो बढ़ावा देंगे। ये हमने कहा इस एजेंडे को अपनाया है, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग, तो वहीं जब ब्रिक्स का आयोजन हुआ था तो हमने इस तरीके की नीतियों को अपनाया है। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता हमें कम करना है, जो ब्रिक्स का जो महत्व है, तो कैसे है कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, इसके द्वारा व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ा करके अमेरिकी डॉलर पर क्या है, निर्भरता को कम किया जा सकता है। जैसे जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। कि मतलब अगर सोचिए कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने लगे। ये व्यापार ऐसे हो कि हमको रूस से फर्टिलाइजर हम मंगाते हैं, पेट्रोलियम मंगाते हैं, तो ऐसे में हम उसको अपना रुपया दे दें, और जब रूस को हमसे अनाजों की जरूरत हो या और
किसी तकनीक जैसे मशीनरी की जरूरत हो, तो वो जब हम उसको दे तो वो हमें जो है हमारा रुपया रिटर्न कर दे, उसके बदले में हम उसको अनाज दे दें। तो रुपया और रूबल में व्यापार, रुपया एन में व्यापार, तो ये सब अपने आप में तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे ना फिर। तो वही चीजें यहाँ कही जा रही हैं। और ब्रिक्स प्लस का जो कमजोर पक्ष क्या है भाई? पॉजिटिव पक्ष तो क्या है, वही कि हम दक्षिण दक्षिण सहयोग करेंगे, हम वैश्विक मंचों पर अपनी धमक जब बनाएंगे, हम डॉलर पे निर्भरता कम करेंगे, जो अमेरिका की बादशाहत है कि भाई उसका डॉलर जो है सबसे वैश्विक करेंसी है, हॉट करेंसी है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वही सर्वमान्य करेंसी है। तो एक दादागिरी उसकी इसलिए भी चल जाती है। तो ये सब जो है हम ब्रिक्स के संगठन देश है वो इन सब चीजों पे काम करने के लिए राजी हैं। लेकिन इसका एक कमजोर पहलू भी है, क्या है? तो एक विषम समूह का होना है। तो जो हमारा ये ब्रिक्स है, इसमें आप देखेंगे जैसे रूस, सऊदी अरब और चीन जैसे देशों में चालू खाता अधिशेष है, किंतु इसके अन्य सदस्य देश क्या है? तो चालू खाता घाटे का सामना कर रहे हैं। मतलब रूस, सऊदी अरब और चीन, अगर इनकी स्थिति आप देखेंगे तो चालू खाते के क्षेत्र में अच्छा है, लेकिन अन्य देश क्या है? तो घाटे की स्थिति है। मतलब वो अभी उस तरीके के विकासात्मक चीजों में अग्रसर नहीं हो पाए हैं। इसी तरह भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का नंबर 1 लोकतांत्रिक देश, ब्राजील में भी यही स्थिति है, दक्षिण अफ्रीका भी लोकतांत्रिक देश है। जबकि रूस, चीन एवं सऊदी अरब क्या है? तो सत्तावादी राष्ट्र है। भाई रूस में तो आपको देख ही रहे हैं कि पुतिन एक वर्चस्व बनाए हुए हैं, चाइना में शी जिनपिंग का वर्चस्व है। इसी तरीके से जो सऊदी अरब है तो वहां क्राउन ही जो है वो शासन चलाते हैं। तो जहां एक तरफ लोकतांत्रिक देश है, वहीं दूसरी तरफ कैसे देश है? सत्तावादी देश है। फिर दूसरी इसकी सीमा है कि कुछ धनी देश हैं तो कुछ गरीब देश हैं। सदस्यों की आपसी सीमित आर्थिक भागीदारी भी है। तो जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम अपने व्यापार वाणिज्य को क्या है कि रुपए और रूबल या जो चाइनीज करेंसी है या रियाल में कर लेंगे। लेकिन समस्या ये है कि इन देशों की आपसी जो है वो व्यापारिक गतिविधि ही बहुत सीमित है अगर देखा जाए तो। वैसे तो वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स प्लस देशों की लगभग 25% हिस्सेदारी है, कि मतलब जो ब्रिक्स प्लस देश हैं वो वैश्विक निर्यात में 25% से ज्यादा का हिस्सा रखते हैं। लेकिन अगर इनका अपने में आयात निर्यात देखा जाए तो केवल ये 15% का निर्यात करते हैं अपने में। मतलब 25% निर्यात हम वैश्विक स्तर पे करते हैं जो ब्रिक्स के देश हैं। लेकिन अगर ये इनके जो सदस्य देश हैं इनके अपने में देखा जाए तो मात्र 15% का ही निर्यात करते हैं, जबकि यहाँ तो और ज्यादा होना चाहिए निर्यात, क्योंकि ये लोग तो भाई पक्के वाले मित्र हैं ब्रिक्स के अनुसार। और ये लोग भाई कस्में भी खाते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय जो घोषणा पत्र जारी होता है तो उसमें ये लोग क्या करते हैं? वादा करते हैं कि हम ये चीज करेंगे, ऐसी ऐसी गतिविधियों को बढ़ाएंगे। फिर आगे क्या है? सदस्य अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ होता है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच व्यापार केवल 3.7% था। बताइए कि 2021 का आंकड़ा है और ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारे ब्रिक्स के देश हैं वो मात्र जो आपसी व्यापार कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 3.7% का व्यापार कर रहे हैं। फिर आगे अगर देखेंगे तो कमजोर भू राजनैतिक एकता भी ब्रिक्स की सीमा है। कैसे है? तो ब्रिक्स प्लस के जो सदस्य हैं देशों में क्षेत्रीय प्रतिद्वंदता के कारण कई मुद्दों पर आपसी समन्वय नहीं है। भाई भारत चीन में ही देख लीजिए कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंदता इतनी ज्यादा है कि चीन भारत को मतलब भारत की नाकेबंदी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। और उसने तो नीति ही अपनाई थी मोतियों की माला। तो मोतियों की माला क्या थी? यही थी कि भारत को चारों तरफ से घेर दिया जाए, और वो सफल भी होता है। भाई वो म्यांमार के सितवे बंदरगाह पे है,
श्रीलंका के हम्बन टोटा पे है। जब कुछ साल पहले माओवादियों की स्थिति अच्छी थी नेपाल में, तो वहां बैठा हुआ था। मालदीव में जो मोहम्मद मोइजू की सरकार है वो प्रो चाइना है ही है। तो ऐसे में ये बांग्लादेश में भी मैडम शेख हसीना का सत्ता परिवर्तन हुआ, तो मोहम्मद यूनिस की जो गतिविधियां थी वो बहुत ही ज्यादा प्रो चाइना थी। अभी के जो निजाम है उनकी स्थिति जो है थोड़ा सा संतुलन साधने की है, फिर भी भारत से उतने बढ़िया संबंध नहीं है जितना बढ़िया क्या है कि मैडम के साथ थे। तो ऐसे में चाइना एक बड़ी चुनौती है, चाइना भारत संबंध। फिर जो मिस्र है, सऊदी अरब है, जो वो सब देश है, इथोपिया है, तो इंडोनेशिया है, तो यहाँ भी क्या है कि आर्थिक विषमता है, क्षेत्रीय विवाद है, ये सारी चीजें हैं। और फिर इस समूह की एक और बड़ी कमी है कि इसमें क्या है, तो चीन का प्रभुत्व शामिल है। मतलब वैसे देखा जाए तो संस्थापक में तो ब्रिक होते हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, लेकिन प्रभुत्व केवल केवल चीन का दिखता है। कैसे? तो चीन की प्रभावशाली आर्थिक स्थिति ने उसे क्या है, संगठन के भीतर अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया है। चीन ब्रिक्स के कुल सकल घरेलू उत्पाद के 52% का, सोचिए कि जो ब्रिक्स का सकल घरेलू उत्पाद है उसके 52% की हिस्सेदारी अकेले कौन कर रहा है, तो चीन कर रहा है। तो ऐसे में अगर किसी भी संगठन का अगर कुल देखा जाए तो उसमें 52% हिस्सेदारी अगर चीन के पास ही है उसके सकल घरेलू उत्पाद का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी वहां चलने वाली है। इस प्रकार ब्रिक्स प्लस का विस्तार अवसर एवं जटिलताएं दोनों प्रस्तुत कर रहा है। मतलब क्या है कि आप निष्कर्ष में यही दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ अवसर है। अवसर कैसे है कि हम ग्लोबल साउथ सहयोग कर लेंगे, डॉलर पे अपनी निर्भरता कम कर लेंगे, और जो हमारे द्विपक्षीय रिश्ते हैं इसके माध्यम से हम बढ़िया कर लेंगे, जो हमारे सीमा विवाद है वो सुलझा लेंगे। तो देखने में तो बहुत आकर्षक है, लेकिन जटिलताएं क्या है, तो जटिलताओं में वही है कि चीन का प्रभुत्व है। फिर आप देखेंगे कि व्यापार इनमें बहुत कम हो रहा है, केवल 3.7% व्यापार रहा है। वैश्विक निर्यात में केवल 15% हिस्सेदारी है। तो ये सब इसकी गंभीर सीमाएं हैं। तो जटिलताएं भी प्रस्तुत करता, जरूरत है कि इसके सदस्य देश आपसी कटुता एवं लाभ लोभ की प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के तहत कार्य करें। मतलब यहाँ भी क्या है कि हमारे मोदी जी का जो विचार है कि सबका साथ सबका विकास, मतलब कि सभी देश एक साथ आए और सभी देश एक साथ मिलकर क्या करें, तो विकास करें। तभी क्या है कि जो ब्रिक्स का जो वास्तविक उद्देश्य है, जो इसके प्रणेता थे जिम ओनिल, जिन्होंने ये विचार रखा था कि 2050 तक भारत, रूस, इंडिया, चाइना जो है वैश्विक विकास की कुंजी होंगे, वो तभी होंगे। और वैसे भी अब 50-26 हो गया, 24 साल बचा हुआ है। तो 24 साल में यदि वैश्विक विकास की कुंजी बनना है तो सभी को एक साथ आना ही होगा, वही आप बता रहे हैं। योम इसके वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो वही जो वास्तविक उद्देश्य है कि भाई वैश्विक विकास के केंद्र में आना है, यही तो वास्तविक उद्देश्य है इस संगठन का। और इसके लिए क्या है कि जो हमारे अवसर हैं उनका अधिकतम लाभ उठाया जाए, और जो इस हमारी जटिलताएं हैं तो उनका जो है जल्दी से जल्दी निराकरण करके उस पर सार्थक कदम उठाए जाएं। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यही तक था। और ब्रिक्स कराने के पीछे का मेरा उद्देश्य ये था कि अभी ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने वाला है 11-12 सितंबर को, चंदन कि 12-13 है, 12-13 सितंबर को ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है। और आप लोग इधर न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि पुतिन तो आ ही रहे हैं, और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने भी आने की बात कही है। और ये 7 साल में पहली बार हो रहा है कि चाइनीज राष्ट्रपति आ रहे हैं। तो ये भारत का एक बड़ा कूटनीतिक पहल भी है। तो जब देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, इतने महत्वपूर्ण देशों के, तो बहुत सी घोषणाएं हो सकती हैं, बहुत से विवाद सुलझाए जा सकते हैं। हो सकता है कि भारत जो है चाइना के साथ द्विपक्षीय डायलॉग के माध्यम से सीमा विवाद पे काम कर ले। इस समय उस पर बहुत तेजी से काम भी हो रहा है।
पुतिन के माध्यम से जो युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन वो रुक जाए, तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं। तो चलिए, हमारा जो है ये सब ऐप है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। समृद्धि आईएएस है हमारा ऐप, और ये हमारा टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम पे भी पड़ता है, ऐप पे भी। तो यदि ऐप ज्वाइन करेंगे तो आपको और भी चीजें वहां मिलती रहेंगी। टेलीग्राम बेसिकली हम इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। तो टेलीग्राम तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी इंफॉर्मेशन संस्थान सबसे पहले यही देता है, तो इसको तो जरूर ज्वाइन करें। और ऐप, आप हमारा पीडीएफ चाहते हैं या हमारा कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं या कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो ऐप में जो है आप वहां देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो वहां संस्थान का नंबर दिया गया है, तो आप बात भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।